हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.2, जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। लास्ट के सेशन में हम लोगों ने 4.1 कंप्लीट किया था। आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में द्विघात समीकरण का परिचय और उसमें कैसे हम लोगों को सॉल्यूशंस करना चाहिए ये हमने सीखा था। आज हम लोग उनके मूलों को निकालेंगे। मूल कैसे निकाले जाते हैं ये आज के सेशन में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि आप इस समय ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, ए स्क्वायर एकेडमी आपको प्रोवाइड करवाता है आपके एकेडमिक के जितने भी सॉल्यूशंस हैं सब्जेक्ट्स के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सबके सॉल्यूशंस आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की नीड है, आप चाहते हैं इस सब्जेक्ट का भी मुझे सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप हमें सजेशन कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी काम जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हमारा मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है। अभी हम लोगों ने यूपी एनसीईआरटी की जो बुक है 10th क्लास की, उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4.2 तक कवर करवा दिया है आपका। आज 4.2 कवर करेंगे। 4.1 तक पूरा का पूरा कवर हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपके लिए सारे के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। फिलहाल बाकी सॉल्यूशंस जो हैं, बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन धीरे धीरे आपको दिए जाएंगे। अगर आपको अभी किसी चीज की नीड है तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी तुरंत काम शुरू किया जाएगा। आने वाले सेशंस में आपको उनके सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल आज हम लोग शुरुआत करेंगे द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के बारे में। क्या है इसके बारे में, कैसे जानना है, क्या क्या करना है, ये सब आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन उसी के थ्रू मिलेगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपको बताएंगे द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व की जाती है, उसके मूल कैसे निकाले जाते हैं। हालांकि मैंने पिछले टाइम में भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी थी कि द्विघात समीकरण कैसे बनती है, कैसी दिखती है, होती क्या है, ये सब की सब 4.2 में बताया था, परिचय पूरा दे दिया था। आज हम लोग देखेंगे इनको सॉल्व कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि आज हमारे पास में ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, फिर भी मैं आपको छोटा जो मोटा मोटा चीज है वो मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपके पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस रूप में कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर नहीं लिखी हुई तो इस रूप में पहले बना लो, पहले x स्क्वायर वाला कंपोनेंट, फिर उसके बाद x वाला कंपोनेंट, फिर उसके बाद में जिसके पास x नहीं है वो वाला कंपोनेंट आपको लाकर रखना होता है। पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है दोस्तों, ये अगर यहां पे कुछ लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है ना, तो a को आप क्या करोगे, c से मल्टीप्लाई करोगे। अगर a नहीं लिखा होता तो करने की जरूरत नहीं थी। बात को समझना, a को c से मल्टीप्लाई करने से आपको ac मिलेगा। इस AC का अब यहीं पर आपकी जो माइंड की एक्सरसाइज है ना वो शुरू हो गई। पहले स्टेप में हमने A और C का मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरे स्टेप में ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको A और C का ऐसा फैक्टर करना होता है कि मल्टीप्लाई कर, कोई ऐसे नंबर्स फैक्टर कर लो कि कोई मल्टीप्लाई करने से वही AC आ जाना चाहिए, वही नंबर आ जाना चाहिए जिसका फैक्टर कर रहे हो मल्टीप्लाई करने से। और इन्हीं नंबर्स को ऐड करने से, इन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कैसे पता चलेगा सर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, ये बात क्वेश्चन आती दिमाग में। देखो C के पास में जो साइन लगा हुआ है ना, ऐड का लगा हुआ है, तो ऐड करने से। बात को समझना, मैंने क्या बोला अभी, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। पहले AC बनाएंगे, A और C को मल्टीप्लाई करके। अब इस जो भी नंबर बना होगा उसका हम फैक्टर ढूंढेंगे, मल्टीप्लीकेशन ढूंढेंगे और ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने से वही AC बन जाए। और इन्हीं नंबर्स को प्लस करो या माइनस। कैसे प्लस या माइनस, C के पास जो साइन होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस होगा तो प्लस। इस समय प्लस का है तो आप प्लस करने से आपको मिलना चाहिए B। आपको क्या मिलना चाहिए, x वाला कंपोनेंट मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से फैक्टर मिलना चाहिए इसका, ये वाला, और प्लस करने से b मिलना चाहिए, b के प्लेस पे जो होगा वो मिलना चाहिए। और उसके बाद में जैसे ही मिल जाएगा आप अगले स्टेप में क्या करोगे, यही जो दो कंपोनेंट मान लेते हैं हमारे d और e निकल कर आए हैं, इन्हीं को आप क्या करोगे, यहां पर रख दोगे। कहां पर, b की प्लेस पर। जहां भी b रखा होगा उसके प्लेस पर d और प्लस e क्या, d माइनस e करके रख दिया जाएगा। अभी ये समझ लो, खाली बहुत से बच्चों के सिर से जा रहा होगा, बट ये स्टेप्स आप जरा याद रखो। पहले फैक्टर, तो पहले मल्टीप्लाई, फिर फैक्टर करके हमें पता करना है b के प्लेस पे क्या आने चाहिए। फिर उसके बाद में थर्ड वाले में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई और फिर कॉमन ले लेना है, मल्टीप्लाई एंड कॉमन ले लेना है आपको। बस इतना ही याद रखो, आगे के स्टेप्स में करके दिखाता हूं।
क्या इतनी बात क्लियर है? पहले मैंने क्या कहा, ए और सी का जो भी आपकी द्विघात समीकरण दी जाएगी उसका ए और सी से मल्टीप्लाई फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर ढूंढ लो कि प्लस या माइनस करने से बी आ जाए, वही बी आपका काम का है, वहीं से आपकी मशक्कत शुरू हो जाएगी, मेहनत शुरू हो जाएगी। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन उठाएंगे, पहले क्वेश्चन से हम लोग समझाना शुरू करेंगे क्या आपको करना है। देखिएगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन में आपको ना यहां पर एक समीकरण दी गई है और उस समीकरण में आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से, ये जो आप कर रहे थे ये गुणनखंड विधि ही थी, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बता दें द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, अभी निकाल के दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मूल क्या होते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं क्या है हमारे पास में, कैसे क्वेश्चन दिया गया है। जरा एक मिनट दीजिएगा, ये कंप्यूटर का सेटअप जरा कर दूं मैं, इसमें दिख नहीं रहा, पीडीएफ नहीं दिख रहा सही से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला है गुणनखंड विधि करके आपको सॉल्यूशन देना है, राइट? पर देखिए यहां पर जरा बात को समझिएगा। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू में 0 दे दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपको मैंने क्या सिखाया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म ऑलरेडी बना बनाया दिख रहा है। यहां पे जो नंबर होता था उसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे जो नंबर होता था उसको इससे मल्टीप्लाई, नंबर नहीं है मल्टीप्लाई मत करो। या बहुत से बच्चे कहेंगे सर नंबर है, कौन सा नंबर है, 1 है जो कि छुपा हुआ है, तो भी ठीक है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर लो 10 से। आपने देखा 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा, यही मेरा AC आ रहा था, यही मेरा 10 आ गया ना, 10 1 जा 10 हो गया, 1 को 10 से करेंगे 10 आ जाएगा। इसके फैक्टर इस हिसाब से करो कि यहां देखो C के साथ कौन सा साइन लगा, माइनस, माइनस करने से B बन जाना चाहिए, मतलब 3 बन जाना चाहिए। गुणा करने से 10 आ जाए, उन्हीं डिजिट्स को माइनस करने से 3 आ जाए, B आ जाए। क्या बात क्लियर हुई? तो देखो क्या करते हैं, 10 आपका 5 और 2 के टेबल में आता है। 10 किसके टेबल में आता है, 5 और 2 के टेबल में आता है। 5 दूनी 10 होता है। क्या मैं इन्हीं नंबर्स का फैक्टर तो कर लिया ना, क्या मैं इन्हीं नंबर्स का माइनस करूंगा, माइनस करना है ना, प्लस लगा होता तो प्लस करते, माइनस लगा है, माइनस करके चेक करो क्या बी आ रहा है, क्या बी आ रहा है, यही बी वैल्यू थी, 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब सर ये वाला फैक्टर सही है, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी कुछ बन सकता था क्या सर? बिल्कुल बन सकता था। 10 जो होता है 10 इंटू 1 भी तो होता है, 10 1 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है। क्या इन नंबर्स को माइनस करने से 3 आता? चलो चेक करो, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आता, हमें 3 चाहिए था, इसका मतलब यही वाला फैक्टर चाहिए, ये वाला फैक्टर ना ले सके हैं। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए अब क्या करते हैं, हमने कहा था इसको ऐसे ही नोट कर देना, b को रिप्लेस करा देना जो भी आपने ढूंढा है, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस का 3 की जगह पे रखा जाएगा 5 माइनस 2, ये 5 माइनस 2 किसके बराबर है, 3 के, तो 3 की जगह पे रख दिया x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। एक्स को चाहे ब्रैकेट के पीछे रख लो चाहे आगे रख लो, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक्स स्क्वायर, अगला स्टेप समझो, मैंने कहा मल्टीप्लाई करके कॉमन लेने वाला स्टेप, मल्टीप्लाई का थर्ड स्टेप बताया ना, मल्टीप्लाई करके कॉमन लेना, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर कॉमन लेते हैं। 5 को जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे 5 को x से करोगे 5x आ जाएगा, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 2 को x से किया 2x, मतलब ये x ना इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है हर बार। ठीक है, ये हो गया माइनस का 10, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब अंदर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन ले लो बेटा, देखो आपके पास में 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, 4 एलिमेंट हैं, 2 2 के पेयर बना लो, पहला 2 अलग ले लो, बाद का 2 अलग ले लो, फिर आप ये कहोगे सर कॉमन लेना है, अब ना कॉमन ले लो, इसमें और इसमें क्या एक जैसा दिख रहा है, आप कहोगे सर इसके पास x है, इसके पास भी एक x लेना है क्योंकि इसी के पास एक ही x है, तो एक x कॉमन ले लिया, यहां से एक x बाहर निकल गया, यहां से एक x बाहर निकल गया, तो बचेगा खाली 5, तो ये मेरा इस वाले एलिमेंट में ये काम हो गया। इसमें समझते हैं, इसमें मेरा 2 है, इसमें 2 है क्या बेटा, है, बहुत से बच्चों को दिखेगा सर 2 कहां, 10 है, 2 नहीं है 10 है ना, लेकिन आप जरा दिमाग में सोचो, इस 10 के अंदर 5 इंटू 2 छुपा हुआ है ना,
5 2 जा 10 ही तो होता है। तो आप क्या करोगे, 2 और 2 कॉमन ले लोगे प्लस के साथ में। जैसे ही यहां से 2 निकला बचेगा अंदर x, जैसे ही यहां से 2 निकलेगा 5 2 जा 10 होता है, तो 2 बाहर गया तो 5 अंदर बच गया, 2 5 जा 10 आ जाएगा वापिस। तो ये वाला आपको ऐसे सॉल्व कराना था। जब भी आपको ना दिखे तो आप देखो उसके टेबल में है क्या, वो 2 के टेबल में 10 आता है ना, तो 2 कॉमन जा सकता है, बचेगा 5, 2 5 जा 10 होता है। क्लियर इतनी बात। तो यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी होती, क्या, ये जो चीज बनी है ना, यहां पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम टू सेम बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ी चल रही है। अगर नहीं बन रहा है सेम टू सेम तो गड़बड़ी चल रही है। इस समय सेम टू सेम बन गए हैं तो इसका मतलब सही है। और आप कहोगे कि x माइनस 5 को एक ब्रैकेट में ले लो, इन दोनों को कॉमन लेकर एक ब्रैकेट में ले लो, ये x और ये वाला 2 दूसरे वाले ब्रैकेट में ले लो। क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्या इतनी बात क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? बताना। आगे देखिए, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मूल। ठीक है, मुझे शून्यक चाहिए। शून्यक तो चलो बहुपद के लिए बोले जाते हैं, ये हमारी समीकरण है, तो समीकरण के लिए क्या बोलेंगे, मूल चाहिए हमें। तो मूल निकालने के लिए ये बंदा ना और ये बंदा ना गुणनखंड कहलाता है इनका। इस इक्वेशन का क्या है, गुणनखंड है। और अगर ये गुणनखंड है तो ये बराबर 0 के हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, यदि x माइनस 5 को 0 ले लिया जाए, एक बार इसको 0 ले लो और एक बार इसको 0 ले लो, एक एक करके ले लो। तो अगर x माइनस 5 को 0 ले लिया जाए तो x की वैल्यू 5 आएगी, प्लस का 5 आएगी। और अगर मैं इसको 0 ले लूं, ये भी तो 0 का इक्वल है, ये भी एक गुणनखंड है और 0 का इक्वल है, तो मेरे पास में 2 उधर चला जाएगा और x की वैल्यू माइनस का 2 आएगी। ये x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। इतना बात समझ में आ गया। यही आपके मूल हैं दोस्तों, यही आपके क्या है, मूल हैं। अच्छा, मूल का मतलब क्या हुआ? मूल का यह मतलब हुआ कि अगर आप इन वैल्यूज को उठाकर इसमें रख दो, x की जगह पर -2 रख दो जाकर, और देन सॉल्व करोगे तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा। यह है इसका फायदा। अगर 5 रख दोगे तो भी बराबर हो जाएगा, इसके अलावा कोई वैल्यू रखो कभी बराबर नहीं होगा। मूल ही रखने से दोनों LHS RHS इक्वल होंगे, अदरवाइज और कोई नंबर रखोगे तो इक्वल नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां से हमें x की वैल्यू निकल कर आती है द्विघात समीकरण के अंदर। क्या इतनी बात में कोई परेशानी बताइए? नहीं ना? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 करें। कोई परेशानी हो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहां पे दिक्कत आई है, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब इन्होंने कहा है 2x² प्लस x माइनस 6। फिर से वही चीज आ गई, 2x² प्लस x माइनस 6। आपको द्विघात समीकरण दिख गई, काम कुछ बदलना नहीं है, वही स्टेप्स वही सब कुछ। ठीक है, देखो एक और प्रैक्टिस करवाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0 आ गया। राइट फ्रेंड्स, 2x² प्लस 6 माइनस प्लस x माइनस 6 आ गया। इतनी बात क्लियर। ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था इस वाले बंदे को उठा लेना, यहां पे मल्टीप्लाई कर देना। 2 6 जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का ऐसा फैक्टर करो, नंबर्स जो भी आएंगे उनको माइनस करने से, यहां कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है। जब कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा हो। ठीक है, तो माइनस करने से 1 आना चाहिए, ऐसे डिजिट्स होने चाहिए। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई इसका फैक्टर ना 6 इंटू 2 भी बनाया जा सकता है, इसका फैक्टर 12 इंटू 1 भी बनाया जा सकता है, 4 इंटू 3 भी बनाया जा सकता है। और कोई है क्या बनाने वाला? नहीं ना। 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 4 3 जा 12। बट इतना सब बनाने की जरूरत नहीं, आपको वो नंबर्स चाहिए जिनको माइनस करने से 1 आ जाए। आप कहोगे सर इसमें तो 4 आएगा, इसमें 11 आएगा, माइनस करने से चेक कर रहे हैं, इसमें 1 आएगा, तो इसका मतलब 4 और 3 में ब्रेक करना चाहिए। 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 भी आएगा। यही फैक्टर काम का है, बाकी ये दोनों निठल्ले निकले, इनका कोई काम नहीं। ठीक है, अच्छा फिर मैंने कहा था ये जो वैल्यू है 1 की जगह रखनी है। 1 कहाँ है, x के पास, b के पास है, तो b हम लोग यहां रखेंगे 2x²। यहां पे क्या रख दें, इस 1 के पास में, 1 के पास रख दोगे आप 4 माइनस 3 और ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर कहा था मल्टीप्लाई देन कॉमन, तो आप कहोगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x, x अंदर मल्टीप्लाई, इधर से प्लस मल्टीप्लाई, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बताया था 4 चीजें बनेंगी, 4 एलिमेंट बनेंगे, 2 2 का पेयर बना के कॉमन ले लो। यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 2 जा 4 होता है।
अच्छा, यहां पर x है, यहां भी x है, ठीक है, कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो x बच गया, यहां पर 2 तो गया ना, तो 2x थे, एक x बच गया, फिर यहां पर 2 2 जा 4, 2 बचेगा क्योंकि एक 2 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, मतलब x से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। माइनस इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी है, तो माइनस कॉमन ले लो, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, कॉमन ले लो, x इसके पास नहीं, इसके पास था, इसके पास नहीं था, इसलिए कॉमन नहीं लिया, x बचेगा, -3 तो चला गया ना बाहर, फिर माइनस माइनस तो गया, प्लस बचा, 3 भी गया तो 2 बचा, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा था ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो समझो क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो गया। फिर मैंने ये कहा था जब भी ये दोनों एक जैसे बन जाएं तो इनको एक बार लिख लेना, बाकी बचे हुए एक बार लिख लेना, जैसे x + 2 को एक बार में लिख लो एक ब्रैकेट के अंदर, और इसको क्या करो, एक साथ लिख लो, 2x - 3 = 0, खत्म बात। फिर मैंने क्या कहा था भाई, ये गुणनखंड है, इसके गुणनखंड है तो ये 0 के बराबर रहेंगे। 0 के बराबर कैसे रखा जाता है, यदि आप लिखोगे यदि x + 2 = 0 तो x बराबर -2, और यदि x 2x - 3 = 0 तो आप लिखोगे 2x = 3, क्या करोगे, 2 को डिवाइड में भेजोगे तो 3/2। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया 2 क्यों डिवाइड में गया, बेटा 2x के साथ मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में गया, ये माइनस में था इसलिए दूसरी तरफ प्लस में गया। उम्मीद करते हैं पूरी चीज क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन खत्म। यही मूल निकालने हैं, यही आपके मूल इसी तरह से काम करेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे जल्दी से, और समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलें, ठीक है, लाइक करें शेयर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको द्विघात समीकरण दे दी गई है, बट इस बार ना बच्चों को थोड़ी समस्या आने वाली है। थोड़ी समस्या क्या आने वाली है मैं आपको बताता हूं। मुन्ना देखो, पहले ना आपको ना संख्याओं, जो अंडर रूट वाली संख्याएं होती ना, उनका गुणा करना और प्लस करना आना चाहिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई 2 नंबर हो आपके पास, ठीक है, और सेम हो, अगर 2 नंबर सेम होंगे तो क्या होगा, तो उनका रूट हट जाता है, वही संख्या आती है। क्या इतनी बात क्लियर? अगर नंबर चेंज हो जाएं, अगर नंबर चेंज हो जाएं तो रूट नहीं हटेगा, नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा रूल, ये रूट की कहानी सुना रहे हैं। अगर नंबर सेम रहे और मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट हट जाएगा, नंबर सेम नहीं रहे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट नहीं हटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो था मल्टीप्लाई का हिसाब किताब। अब माइनस और प्लस का हिसाब किताब समझते हैं। ये किसका हिसाब किताब था, मल्टीप्लाई करने का। अब माइनस और प्लस का हिसाब किताब समझते हैं, जब प्लस या माइनस करना पड़े। अगर नंबर सेम है, ठीक है, तभी प्लस होगा तभी माइनस होगा। जैसे नंबर जब सेम थे तभी रूट हटा था, इसी तरह से नंबर जब सेम रहेंगे तभी प्लस होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसको करके दिखाते हैं। और क्या प्लस होगा सर, क्या 2 और 2 4 हो जाएगा? नहीं, इनके बाहर जो लिखा होता है वो प्लस होगा। बाहर कितना लिखा है, कुछ नहीं, तो मतलब 1 लिखा है, यहां 1 यहां 1 तो आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, मान लेते हैं क्या ऐसे होता अगर, तो क्या कर पाते? तो नहीं कर पाते, तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ठीक है। प्लस कर लो पहले तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा। यही काम हमारा माइनस के साथ भी चलता है। जैसे मान लेते हैं 3√2 लिख दिया, 2√2 लिख दिया, तो देखो रूट तो सेम है ना, रूट तो सेम है, तो इसीलिए बाहर वाले जो नंबर होंगे कैलकुलेट हो जाएंगे। 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है, अंदर वाला सेम रहेगा। ये चीज वैसे ही रहेगी, बाहर वाले नंबर में हिसाब किताब लगा लिया जाता है। गुणा प्लस माइनस यही आपको सीखना था। अगर इतने नंबर सीखने में आ गए हैं तो अब आपका क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करें, समझिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। √2x², फिर इन्होंने कहा है प्लस का 7x प्लस का 5√2 = 0। बच्चा आपको बता रखा है यहां कुछ लिखा है यहां कुछ लिखा है, तभी आप इनका मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे क्या आ रहा है। तो आपने जब 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो √2 और √2 जब दोनों सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो रूट हट जाता है। यही बोला था ना, तो इसका और इसका रूट हट गया और इन दोनों की जगह पर आ जाएगा 2 और ये वाला 5।
5 2 जा 10 हो गया, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। ये बात क्लियर। 10 का ऐसा फैक्टर करो कि ये वाला साइन करने से ये आ जाए, मतलब प्लस करने से 7 आ जाए। क्या इतनी बात क्लियर? तो आप कहोगे सर 5 और 2 पकड़ लीजिए जल्दी से, 5 और 2 10 होता है, 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आएगा। क्या इसमें कोई समस्या? बताते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए क्या कोई समस्या, ठीक है? अगर है तो बताइएगा जरूर कि सर क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे वाले में आपने जो बताया है ये चीज नहीं आया। कमेंट तो कर सकते हैं ना, तो कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए 5 + 2 7 हो जाएगा। 5 + 2 7 मतलब 7 की जगह पर हम लोग हटा सकते हैं। तो देखो √2x² प्लस यहां रख दिया 5 + 2x प्लस का 5 √2 = में 0 मतलब 0। अच्छा, फिर कहते थे मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा √2 और x प्लस का 5 √2 = में 0। फिर बताते थे जो एक जैसे दिखें, जो कॉमन हो वही लेना जिसमें दोनों के पास हो। इन दोनों में पहले ध्यान से देखो, यहां √2 है, यहां नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, एक x कॉमन मिल जाएगा, खाली एक x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ √2 तो नहीं लिया ना बाहर, तो √2 अंदर रहेगा, एक x बाहर लिया, एक x अंदर बच गया, यहाँ से x निकल गया मतलब 5 बचा। खत्म बात, क्लियर? फिर हम कहेंगे भाई यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, दोनों से √2 कॉमन ले लो। क्या x भी है दोनों के पास? नहीं है, मत लो। प्लस का √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x क्योंकि √2 तो बाहर चला गया, यहाँ बचेगा 5 क्योंकि √2 तो बाहर चला गया। क्या इतनी बात में कोई समस्या? बेटा देखो यहाँ पे ना √2 नहीं है, मतलब यहाँ तो 2 है, यहाँ पर 2 है मुन्ना, बात को समझो। कैसे पता चला मुझे, कैसे पता चला? क्योंकि ये और ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा था, इसका मतलब गड़बड़ी हो चुकी है। जब ध्यान से देखा तो यहाँ वाला 2 ना √2 लिख दिया था गलती से, वही चीज हमारी गलत हो गई थी। फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे ना कॉमन लेने का तरीका समझो जरा। भाई कॉमन वही चीज आएगी जो दोनों के पास होगी। बहुत से बच्चों को दिमाग में चलेगा सर यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ नहीं है, अगर इसमें देखो 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, √2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, कुछ तो कॉमन नहीं है। बट बहुत ध्यान से देखो, आपको मैंने सिखाया क्या है कि भाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। क्या ये बात मैंने सिखाई? क्या यहाँ 2 लिखा हुआ है? क्या यहाँ 2 लिखा हुआ है? √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो क्या मैं 2 की जगह पे 2 √2 नहीं ले सकता? क्या मैं 2 की जगह पर 2 बार √2 नहीं ले सकता? क्या बताओ मुझे? ये जो 2 आना चाहिए था उसकी जगह 2 रूट ले लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा वापस। ये बात समझ गए? अब आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक √2 और एक √2 कॉमन ले लो। यहां से √2 कॉमन गया तो एक √2 अंदर बच जाएगा और x बच जाएगा, यहां पर 5 बच जाएगा = 0। दिस इज कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है, यही तरीका है, यही अपनाना है और यही लगाना है। समझ गए? तो ये चीजें सीख लो कि अगर 2 में आप देखना चाहो तो 2 रूट छुपे होते हैं, 5 के अंदर भी 2 √5 छुपे हुए हैं। तो इस तरह से आप जरा सा बातों को समझो। ये और ये एक जैसा दिख रहा है, एक बार लिख लो, और ये एक जैसा दिख रहा है, एक बार लिख लो, = में 0 ले लो। क्लियर? गुणनखंड बनकर तैयार हो गए। ये जो राम कथा सुनाई थी, अब इसका कोई काम नहीं बचा। अब आप देखिए करना क्या है आपको। हम ये बोलेंगे भैया यदि ये वाला बंदा 0 के इक्वल हो जाए हमारा, यदि 2x + 5 हमारा क्या हो जाए, 0 का इक्वल हो जाए, तो देखो 5 तो उधर गया तो माइनस का बना, ये डिवाइड में गया तो हमारा ये आंसर आ गया x का। क्लियर? ये मूल है एक x का। अच्छा, दूसरा वाला हम कहें यदि हमारे पास x + √2 आ जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का √2 आ जाएगी। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। हर इक्वेशन में 2 ही मूल निकलेंगे, 2 से 3 नहीं और 2 से 1 नहीं, हमेशा 2 ही निकलेंगे, 2 ही निकालने हैं। अगर नहीं निकल रहे तो समझ जाओ तो एक मूल कहीं छोड़ दिया आपने। ठीक है? द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलना कंपलसरी है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। इस बार और अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया मुन्ना, ये 3rd क्वेश्चन था, जरा समझिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नहीं नोट किया, फिलहाल ये 3rd क्वेश्चन था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी इन्होंने कुछ एक इक्वेशन बना के दे दी है, लेकिन इस बार फ्रैक्शन वैल्यू भी दे दी है, भिन्न नंबर भी दिया गया है। देखते हैं क्या देते हैं। बातों को क्लियरली माइंड में बैठाते रहो, समझते रहो हम पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात समीकरण में कर क्या रहे हैं। ठीक है? हर बार यही कथा चलनी है और कुछ नहीं। जरा समझो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2x² - का x प्लस का 1/8
इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चों को पता होगा सर यहाँ 1 ले लीजिए, अब एलसीएम ले सकते हैं। तो 8 1 का एलसीएम आ जाएगा 8। जब 1 8 जा 8 होता है तो ऊपर आ जाएगा 16। नीचे आप क्या करते हो, जितना टाइम रियल बनाना होता है 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। वही 8 को आप क्या करते हो, 8 टाइम जो पढ़ा ना उस टाइम को आप क्या करते हो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये 1 8 जा 8 टाइम पढ़ा, अब 8 को ऊपर मल्टीप्लाई। फिर 8 1 जा कितना टाइम पढ़ रहे हो, 1 टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। 8 1 जा 8 होता है, तो देखो 8 भी बन गया और 1 टाइम में बना तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 हो गया। ये हमारा एलसीएम लेके हिसाब किताब बैठ गया। अच्छा, ये डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में भेज दो। 16x² माइनस 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू में जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही देगा। अब आपको आराम से एक इक्वेशन देखने को मिल रही होगी कि 16 माइनस 8x प्लस 1 ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर? ये वाला बंदा इधर मल्टीप्लाई होगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16। फिर उसके बाद में 16 का फैक्टर करो और प्लस करने से 8 आ जाना चाहिए, मतलब कि प्लस करने से 8 आ जाए, ठीक है। प्लस करने से 8 आ जाए। है कोई? 4 4 जा 16 मिल गया भाई। 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 आ जाएगा, प्लस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। खत्म बात। क्लियर? चलो रखो। 16x² माइनस का 4 प्लस 4 और ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। उम्मीद करते हैं इक्वेशन पूरी तरह समझ में आएगी। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक ठीक। आगे देखो, आगे क्या करना है, ये भाई साहब में और ये भाई साहब में कॉमन लेना है। तो यहां देखो 16 है, यहां 4 है, 4 के टेबल में 16 आता है, 4 कॉमन ले लो। x यहां पर आता है, यहां भी x है, कॉमन ले लो। तो 4 कॉमन x कॉमन, जब 4 कॉमन गया तो बचेगा 4, क्योंकि 4 4 जब क्या होता है 16 होता है। और एक x बाहर गया तो एक x अंदर बच गया, माइनस लगाएंगे। 4 तो कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, मतलब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 0 नहीं बचा देना, 1 बचेगा, ठीक है। यहां पर क्या कॉमन है भाई, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां 4x है, वहां 1 है ना, तो x इसके पास x है, इसके पास नहीं है, इसके पास 4 नहीं है, ठीक है। यहां लेकिन यहां पर है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। कितना कॉमन है? 1 कॉमन है। लेकिन एक और क्वेश्चन, सर प्लस लूं या माइनस लूं? इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है। आप देखो बनाना क्या, 4x माइनस 1, माइनस का 1 बनाना है, प्लस का 1 है। और माइनस कब बनेगा? जब माइनस कॉमन लिया जाएगा। तो जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। जिसका बन जाएगा प्लस 4x और ये वाला प्लस का था तो बन जाएगा माइनस का 1। बेटा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इस जगह पे सिखाया है, एक बार फिर से आप इसको समझना, ठीक है। वीडियो रिपीट करके, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्या क्या। जब कॉमन नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, 1 कॉमन। और प्लस माइनस में क्या करते हैं, पहले वाला ब्रैकेट देखो बनाना क्या है, हमें 4x माइनस 1 बनाना था। तो माइनस 1 कब आएगा? जब माइनस कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि प्लस है ना। अगर माइनस ऑलरेडी रहता, माइनस 1 बना रहता तो प्लस उठा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर साइन चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन साइन चेंज करवाना हो तो माइनस कॉमन लेना। ये मेरा और ये मेरा एक जैसा दिख गया है, इसको एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। देखो दोनों एक जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा भैया यदि 4x माइनस 1 0 हो जाए तो x की वैल्यू 1/4 आएगी, और यही चीज इससे भी आएगी। तो मतलब मेरा x की दो वैल्यू आएंगी 1/4 और 1/4। इससे भी 1/4, इससे भी 1/4, दो वैल्यू मेरी निकल कर आएंगी। ये हमारे क्या है, मूल है। क्लियर इतनी बात? उम्मीद करते हैं पूरी तरह से क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, इस बार क्वेश्चन आप करोगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वेशन बहुत आसान दे दी गई है, कुछ भी इसमें समझाने लायक नहीं है। आप करो, मुझे बताओ कि कैसे आपका आंसर आया, ठीक है। और बताने के लिए आप हेल्प ले सकते हो टेलीग्राम चैनल की। हमारा टेलीग्राम चैनल A Square Academy के नाम से आपको मिलेगा। अदरवाइज आप लिंक से हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। ये हमें दे दिया गया है 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 इज इक्वल टू में। देखो मैं आपके ना खाली हेल्प कर रहा हूं, थोड़ी सी करना आपको है। आपको मैंने ये सिखाया है कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100 ही। ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करने से 20 आ जाए। कौन से टेबल में 100 आता है? 25 जा 100 होता है, लेकिन 20 और 5 को ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा। हमें बनाना 20 है। 10 10 जा 100 होता है, तो भैया देखो बन गया
10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, और 10 को जब 10 से प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 20। यही फैक्टर उठाकर यहाँ चिपका देना, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी हेल्प मैंने कर दी है। बाकी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस क्वेश्चन के साथ में, होमवर्क में लेकर चलो इसको और बताना मुझे कैसे आपने सॉल्व किया है और क्या क्या किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं ये जरा आप समझिएगा। इन्होंने हमसे ये कहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। भाई उदाहरण 1 खोल लो जल्दी से, बुक में खोलो एक। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है ना, आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जाकर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बुक दी गई है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, मैसेज काफी हो चुके हैं, तो ऊपर जाके जरा आप चेक करिएगा, या फिर आप सीधा वहां सर्च करिएगा यूपी मैथ बुक, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो मैं उदाहरण नंबर 1 खोल लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1 के भी ऊपर ले गए क्या? उदाहरण 2, उदाहरण 1, हाँ ठीक है। ये मेरे पास में कुछ आ गए हैं चीजें। देखो बच्चा, यहां पर क्या है ना, कहाँ चला गया भाई, 1 मिनट देना। ओ शिट, 1 मिनट बेटा। हाँ, इन्होंने ना हमको कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दी है। वर्ड प्रॉब्लम करना मैं सिखाऊंगा अभी आपको। हालांकि ये वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है, इनकी सिर्फ मैं इक्वेशंस उठा रहा हूं और आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे। पहले तो यहां समझ लेते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। हालांकि पूरा क्वेश्चन मैं नहीं समझाने वाला, क्योंकि अभी आपको ये खुद से करना है। और सॉल्यूशन दिया गया है ना, उदाहरण है ना, आप उदाहरण से देखो कि सॉल्यूशन कैसे किया गया है। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा इसकी, ठीक है। फिर भी मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं और क्या करना है ये जरा जानिएगा। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, 45 कंचे हैं जॉन और जयंती को मिलाकर, जीवंती को मिलाकर, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो दिए, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, और तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 आएगा, ठीक है। ओके, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। सॉल्यूशन आपको पूरा बताया गया है, हमें यह बताना है कि कितने कंचे थे। तो मैं देखो यहां पर जो है इन्होंने इक्वेशन बना दी गई होगी, इक्वेशन बना दी है। इक्वेशन को सॉल्व करके सिखाया है क्या? सॉल्व करके नहीं दिखाया है, इक्वेशन बनाने तक की कहानी इन्होंने दिखाई थी। हम आपको यह बताएंगे कि कितने कंचे थे शुरुआत में। तो इन्होंने क्या किया था, देखो हम पहले तो यह बता दें, माना जॉन के पास x कंचे और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है जरा आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया गया है? 45 माइनस एक्स, जॉन का x लिया गया, जीवंती का 45 माइनस एक्स लिया गया। भाई दोनों के कंचे मिलाने पर 45 आया था, क्या ये बात आप जानते हैं? जब जॉन और जीवंती के कंचे मिला दिए गए थे तो 45 कंचे बने थे टोटल। इतनी बात से सेटिस्फाइड होंगे। अगर मैं कहूं कि जॉन के कंचे x हैं तो जीवंती के कंचे कितने आएंगे? आप यहां x रखोगे, x को उठा के उधर ले चलोगे तो जीवंती के जो कंचे आएंगे ना मुन्ना, वो आएंगे 45 माइनस एक्स। इस वजह से जीवंती के कंचे 45 माइनस एक्स माने गए हैं। क्लियर इतनी बात? अच्छा, हालांकि ये चीज हमने समझा दी है आपको, जॉन और जीवंती के कंचे इतने इतने हैं, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बना के दी गई है वो आपका काम है, वो आपको देखना उदाहरण नंबर में कैसे दिया गया है। मैं आपको सिखाता हूं कि सॉल्व कैसे करना है। इन्होंने इक्वेशन बनाकर हमें दे दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू में 0। ये हमें बोल दिया गया है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है यहां वाला नंबर जो होता है उसको यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 है ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, 324 ही आएगा बच्चों, ठीक है। 324 के ऐसे फैक्टर ढूंढ के लाना है, प्लस करने से 45 हो जाए, ऐसे फैक्टर्स लेकर आओ। देखो बहुत से बच्चों को अब वो टेबल तो नहीं पता ना कि 324 आ जाए। हमने तो भाई टेबल पढ़े हैं 20 तक, और 20 टेंजा मैक्सिमम होता है 200। अब 200 तक ही पढ़ा, ये तो आ रहा है 324। जब बड़े बड़े नंबर आने लगे तो बड़े बड़े काम करना सीख जाओ। जरा समझो, इनके फैक्टर निकालो। 2 1 2 बचेगा 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 12, 2 2 4,
2 से कट किया 8 टाइम, 2 से कट करोगे 1 टाइम, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 81 जो होता है 3 के टेबल में कट होता है, ये बात आपको प्रैक्टिस करने से समझ में आएगी। तो 3 27 टाइम, 3 को काटो 3 9 टाइम, और 3 को काटो 3 टाइम, 3 को काटो 1 टाइम, फाइनली 1 तक आ गए। ये हमारे फैक्टर बन गए। ये भाई साहब इतने 324 इतने लोगों में टूट गया है, लेकिन इतने लोग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 नंबर बनाने हैं। अब इन्हीं लोगों को मिक्सअप करके ऐसे नंबर बनाओ कि प्लस करने से 45 बन जाना चाहिए। मेरी बातों को बहुत ध्यान समझो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 आ गया। मतलब अगर मैं इन 4 नंबर को कंबाइंड करूं तो 36 आएगा। फिर उसके बाद में 3 3 जा 9 हो गया। आप सोच रहे होगे सर आगे क्यों नहीं कर लिया मल्टीप्लाई? बेटा 36 आ गया ना, आगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 को क्रॉस हो जाएगा, हमें तो 45 ऐड करने से बनाना है। 36 पर इसीलिए रुक गया हूं, आगे वाले अलग नंबर बनाएंगे। इनको आएगा 9, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे देखो अपने आप मिल गया 45। जरूरी नहीं है इतनी ही जल्दी मिल जाए, आपको 2 को 3 से आगे पीछे करके भी दिखाना पड़ सकता है, देखना पड़ सकता है, ठीक है। मेरा तो बहुत आराम से आ गया। 36 को अगर मैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो 45 के ऊपर चला जाता, और फिर 45 बनाना है हमको, 45 से ऊपर नहीं बनाना है, तो इसीलिए मैं 36 पर रुक गया। नीचे वाले नंबर्स को अलग किया, पता चला 34, 36 और 9 अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 324 आएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के फैक्टर्स है ना, 324 के ही फैक्टर से हमने 36 बनाया, उसी के फैक्टर से मैंने 9 बनाया। अब इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 324 भी आएगा, और इन्हीं नंबर को प्लस करने से 45 आएगा, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो हमने ये समझा कि भाई मेरे पास में यहां पे 36 और 9 का फैक्टर बनेगा। 36 प्लस 9 45 की जगह पर रख सकता हूं, क्योंकि इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से 324 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करता हूं ये फैक्टर का तरीका आपको समझ में आया होगा जब बड़े बड़े नंबर आएंगे। फिर आपको यहां पे ये करना है एक्स स्क्वायर 36x माइनस 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू में 0। यहां से और यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 बचेगा, माइनस का 9 कॉमन ले लो क्योंकि माइनस का 36 बचाना है, मतलब ये वाला माइनस का बचना चाहिए, तो माइनस तभी बचेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 9 कॉमन ले लोगे, यहां भी 9 है बट यहां 9 किसी को नहीं दिख रहा होगा, बट मैं श्योर हूं कि 324 के टेबल में 9 आया था, ठीक है, फैक्टर में 9 आया था, इसका मतलब 9 कॉमन रहेगा ही रहेगा। तो 9 कॉमन लोगे, देखो कैसे करते हैं, 9 3 जा 27, यहाँ 32 है ना, 27 में हमने काट दिया, बचे 5, हो गया 54, और 9 6 जा 54, खत्म। अच्छा ये माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ये ब्रैकेट एक जैसा, तो x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू में 0 आ गया। क्या इतनी बात में कोई समस्या बताओ मुझे? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं यदि x माइनस 36 बराबर 0 हो जाए तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी, और यदि x की वैल्यू x माइनस 9 हो जाए तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। इतनी बात हमें समझ में आती है। आप कहोगे सर x जो था वो जॉन के पास कंचों की संख्या थी, जॉन के पास कंचे कितने, क्या 36 होंगे या फिर 9 होंगे, ये कैसे पता चले? बेटा देखो, हमें यह नहीं बोला गया था कि जॉन के पास इतने ही कंचे हैं, हमको यह बोला गया था कि इनके कंचे और जीवंती के कंचे मिलाने से 45 हो जाना चाहिए, ऐसा बोला गया था। अगर मैं ये सोचूं कि जॉन के जो कंचे थे, अगर जॉन के पास में कंचे 36 लिए जाएं, कितने कंचे लिए जाएं? 36, तो जीवंती के कंचे ना, जीवंती के कंचे कैसे आएंगे? 45 माइनस 36 मतलब 9 आ जाएगा, राइट। 45 माइनस एक्स था ना, एक्स की वैल्यू रख दी, 45 माइनस से 36 कितना आ गया? 9। मतलब अगर जॉन 36 रखता है तो उसके 9 आएंगे। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, लेकिन जॉन के पास तो 9 होने के भी चांसेस दिख रहे थे, तो ये एक कंडीशन में था। अगर जॉन 9 कंचे लेकर चलेगा, अगर जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के कंचे 36 आ जाएंगे। मैंने कहा जॉन के पास में कितने कंचे हो जाएं? और 9 कंचे हो जाएं, तो जीवंती के जो कंचे आएंगे ना, वो 45 में से 9 माइनस होके 36 कंचे आएंगे।
तो आप जरा बात को समझो, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है? अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो भी सेटिस्फाइड है कि भाई जॉन और जीवंती के जो कंचे होंगे उनको मिलाने से 45 कंचे आएंगे। और अगर यहां पे देखो तो जॉन के पास 9, इसके पास 36, तब भी मिलाने से 45 कंचे आएंगे। मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही, चाहे इस वाली ले लो चाहे इस वाली को, दोनों में से दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं पूरी तरह से बातें समझ में आ गई होंगी। तो इक्वेशन बनाना नहीं सिखाया, इक्वेशन बनाना पिछले सेशन में कई अच्छे तरीके से सिखाया है, अभी भी सिखाएंगे। आगे वाले आने वाले क्वेश्चन हमको लगता है थ्योरी वाले हैं, तो वो देखने के बाद पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है उसको भी समझा देते हैं और आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से रीड करके वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है पहले तो वो जान लो, फिर हमने माना क्या है वो जान लो, ताकि हमें पता चले कि हम x की वैल्यू में क्या निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए इन्होंने हमसे कहा है कि एक कुटीर उद्योग, ठीक है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। हमें नहीं पता कितने बनाता है, बस बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से, अच्छा क्या बोला गया, खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर, भाई हर एक खिलौना ना 55 रुपए का है और उस 55 रुपए में से, ठीक है, प्रत्येक दिन जितने भी खिलौने बन रहे हैं उनकी संख्या अगर घटा दी जाए तो प्राप्त संख्या के बराबर होगा। तो प्राप्त संख्या के बराबर होगा, एक मिनट अच्छा, खिलौने का जो मूल्य है ना वो 55 नहीं है एक्चुअली। खिलौने का जो मूल्य है अगर वो जो होगा ना 55 में से उस दिन की जो बनाई हुई संख्या होगी खिलौनों की वो माइनस कर दो। 55 में से क्या माइनस करना है, एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उनको माइनस कर दो, तब जो आएगा आंसर वो होगा एक खिलौने का मूल्य। ऐसे आपको समझाया गया है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 माइनस उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या। फिर उसके बाद किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है। अगर एक दिन की जितने भी खिलौने बनाए गए हैं उन सब की लागत जो है 750 रुपए है, तो यह बताना है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, यह बताना है। चलो भाई समझो बात को। तो मुझे इक्वेशन यहां पर इन्होंने बनी बनाई दे दी है, मैं इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो पहले तो इन्होंने क्या मान लिया कि मान लेते हैं एक दिन में जो है खिलौनों की संख्या x बनाई जाती है। एक दिन में खिलौनों की संख्या x बनाई जाती है, मतलब जो भी x निकलेगा वो खिलौनों की संख्या होगी। ये बात क्लियर? अब मैं बताता हूं करा क्या गया। इक्वेशन उठाते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में x² माइनस 55x प्लस का 75 0 इज इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है। तो यहां पे जो x आएगा वो एक दिन में खिलौनों की संख्या आएगी, ये बात हमने आपको बताई है। अब x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो देखो 750 यहां पर है, यहां 1 है, 1 को जैसे ही 750 मल्टीप्लाई करोगे 750 ही आएगा। अब इसके फैक्टर करने हैं और प्लस करने से 55 आ जाना चाहिए, ऐसा फैक्टर होना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं 750 का फैक्टर कैसे करोगे, जरा आप मुझे ये बता दो। करने के लिए सिर्फ आपको टेबल आने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसका टेबल पढ़ लें, 3 का टेबल पढ़ लो आप। 3 2 जा 6 हो गया, बचा 1 15 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। अच्छा 25 जो होगा वो मेरा 5 के टेबल में आएगा, या 2 के टेबल से आप डिवाइड करो, क्योंकि छोटे से छोटा टेबल डिवाइड करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर बीच में छुप गया नंबर तो दिक्कत करेगा, फिर आपके लिए दिक्कत करेगा। हम लोग तो चलो मैनेज कर पाएंगे, बट आप अभी नए नए सीख रहे हो ना, तो इसलिए आपके लिए मे भी दिक्कत कर सकता है। अभी देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे पता चल रहा है, लास्ट का 0 देखकर, ठीक। तो 0 देखकर मुझे पता चला 2 1 जा 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा सीधा 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये कुछ फैक्टर्स मेरे पास में आ गए हैं। अब मुझे ऐसा बनाना है कि प्लस करने से 55 बन जाए। जरा बातों को मेरी बहुत ध्यान से समझो। मैंने ये कहा कि 3 2 जा 6 होता है, 6 5 जा 30 होता है, तो ये मेरे पास में 30 आ गया। 5 5 जा 25 होता है, ये मेरा ऐड कर दोगे 55 आ जाएगा। क्या इतनी बात में सेटिस्फाइड हो? आप सोच रहे होगे सर 30 के आगे क्यों नहीं बढ़ गए, 35 जा भी पढ़ लेते, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150 कर लेते। ऐसा क्यों नहीं किया, आप वहीं क्यों रुक गए? ऐसा इसलिए नहीं किया बच्चा, मुझे 55 खाली बनाना था। तो अगर मैं 150 बना दूंगा तो 150 में कुछ ऐड करोगे तो ज्यादा ही होगा ना, तो ज्यादा थोड़ी ना करना है, ठीक है। पर 155 जाइए खाली, तो 30 पर ही रुक जाओ।
30 पर रुक गए, अगला वाला नंबर देख लो 55 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ गया, आप ऐड करो, देखो आ गया 55। तो मतलब ये पता चला कि एक्स स्क्वायर माइनस का यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 30 और प्लस 25 55, एक्स प्लस का 750 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 30 आ जाएगा, कितना 30x माइनस 25x प्लस का 750 इज इक्वल टू में 0। ये और ये तो कॉमन ले लो, x माइनस 30। ठीक है, आप जरा बातों को बहुत ध्यान से समझो कि यहां पर माइनस 30 बनाना है, यहां पे प्लस का है तो माइनस कॉमन ले लोगे और 25 भी कॉमन जाएगा तभी तो x बचेगा। और जब 25 कॉमन लोगे तो मैं श्योर हूं इस बात से कि यहाँ 30 ही बचेगा, क्योंकि भाई इनके फैक्टर ही यही थे, 25 लोगे तो 30 बचेगा, 30 लोगे तो 25 बचेगा। ठीक है, अच्छा ये और ये हमारे पास में आ गया x माइनस 30 और ये आ गया x माइनस 25। उम्मीद करते हैं पूरी बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। आगे देखो, ये क्या था, ये एक दिन में बने हुए खिलौनों की संख्या थी। ठीक है, ये एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या थी। तो मेरे पास में यहां पर आएगा कुछ हिसाब किताब इस कदर आएगा कि यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, और x माइनस 25 बराबर 0 अगर हो गया तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। ये मेरे पास दो चीजें आ गई हैं। मतलब उस दिन की बनाई हुई संख्या जो होगी वो या तो 30 होगी या तो 25 होगी। इतनी बात क्लियर हो गई, 30 होगी या 25, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंडीशन हमारी फिक्स करके नहीं दी गई थी उस दिन कितने से। इन्होंने ऐसा बोला था कि 55 में से उस दिन की संख्या माइनस कर देना, जितने भी बने वो हमारे टोटल रुपए निकाल देगा। अगर 30 बना रहे होगे तो एक खिलौने की संख्या इतनी, एक खिलौने का रुपए इतना आ जाएगा। अगर उस दिन 25 बना रहे होगे तो इतना रुपए बदल जाएगा। रुपए बदल जाएंगे अगर संख्या बदलोगे, तो वहां उस दिन 30 भी बनाए जा सकते हैं और 25 भी बनाए जा सकते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई है। क्लियर इतनी बात? उम्मीद करता हूं पूरी चीजें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व की गई है आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर वापिस और बताते हैं कि आपको और क्या क्या जानना चाहिए। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 4.2 हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, अब आपकी बहुत बड़ी समस्या चल रही होगी दिमाग के अंदर कि सर आपने वर्ड्स को सॉल्व करना नहीं सिखाया, बस आपने इक्वेशन सिखा दी ना। उसकी भी समस्या का सॉल्यूशन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ो, प्रश्नावली का वर्ड प्रॉब्लम ही दी गई है, कैसे की जाती है हम बताते हैं आपको, समझाते हैं क्या क्या आपको करना है। यहाँ पर समझते जाइए, बताते जाइए कमेंट करके यस और नो। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उठाएंगे और पढ़ेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। भाई देखो बहुत इजी चीज है। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 आ जाए और गुणनफल 182 आ जाए। दिमाग से सोचने बैठोगे, हालांकि आंसर निकाल लोगे थोड़ी बहुत मेहनत के बाद में, लेकिन अगर आप सीधा एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो मानकर आंसर निकालो। कैसे आएगा जरा बातों को समझो। दो संख्याएं है ना, हमने कहा माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या बहुत से बच्चों के दिमाग में आ गया होगा y, दूसरी संख्या y, बट इनको जोड़ने से आता है 27, तो इसलिए दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। अब बहुत से बच्चों को हो गई कंफ्यूजन, भाई कैसे 27 माइनस के x कैसे सर, दूसरी संख्या 27 माइनस x कैसे। आप मुझे ये बताओ जरा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब योग किया तो कितना आया? क्या 27 आया? अगर पहली संख्या पता चल जाए तो क्या दूसरी नहीं निकाल सकते? पता तो चल गई पहली संख्या x है, इसकी जगह पर x रखा, x उधर भेजोगे 27 माइनस x हो जाएगा, बन गई ना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। ऐसे करना होता है, या फिर दिमाग में बैठा लो, जब पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का योग दिया जाए। अभी इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में भी बताकर आ रहे हैं, ठीक है, यही चीज आई थी। तो जब पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग दिया जाए तो वो योग में से पहली संख्या माइनस करने से दूसरी संख्या बन जाती है। ये बात आप चाहे ऐसे याद कर लो शॉर्टकट में, ठीक है। चलो, तो ये मेरे पास में दो संख्याएं निकल कर आई, इनका योग 27 होता है, हमने देख लिया, योग करके देख लिया। अगर आप इनको जोड़ोगे तो प्लस x माइनस x कैंसिल और जोड़ने पर 27 आ जाएगा, ये भी हमें पता चल गया। फिर आगे देखिए, इनका गुणनफल बोला गया है कि गुणनफल 182 के बराबर आएगा। तो करो भाई गुणनफल करो संख्याओं का, x
और 27 माइनस एक्स कर दो तो 182 आ जाएगा। x को 27 से करोगे 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर माइनस में देखना अच्छा नहीं लगता हमें, इसलिए उठा के उधर ले चलेंगे, प्लस बनाएंगे, ये सब चीजें उधर चली जाएंगी। एक्स स्क्वायर 27 उधर आएगा माइनस का, 180 प्लस का ऑलरेडी रखा था, बराबर एक तरफ जीरो बचेगा, वो एक तरफ जीरो मैंने इस तरफ ले लिया। अब आपको ये वाला भाई साहब को ना ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने से 27 आ जाए, प्लस करने से 27 आ जाए। भाई देखो 18 दहम होता है मेरे पास में 180, लेकिन 18 और 10 को जोड़ने से आता है 28। तुम नहीं बन रहा है ना, करके देखना पड़ेगा, ऐसे दिमाग नहीं चल रहा है। देखते हैं, 2 से काटो 9 टाइम, 2 से काटो 45 टाइम, 3 से काटो 15 टाइम, 3 से काटो 5 टाइम, 5 से काटो 1 टाइम। क्लियर? प्लस करने से 27 बनाना है, चलो बनाओ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 12 और 15 बन गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, 12 और 15 को ऐड करो 27 बिल्कुल आएगा। तो मेरा फैक्टर बन गया 12 और 15 का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो 12 और 15 दिमाग में बैठा लिया, 12 और 15 हम लोग यहां रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 15 और x बाहर था तो x बाहर ले लिया, प्लस का 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 15x प्लस का 180 बराबर 0। ये और ये भाई साहब में कॉमन लेना शुरू करो। तो x कॉमन गया तो x माइनस 12 बचा, माइनस का 15 कॉमन ले लोगे, x माइनस 12 बचा इज इक्वल टू 0। देखो अब ना यहाँ सोचने वाली दिक्कत मत ले लेना कि भाई क्या कॉमन ले, सीधा अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप सीधा कॉमन लेना सीखो। ये प्लस का बना है, हमें बनाना माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लो सीधा। 15 यहां पर है, जाहिर सी बात है 15 कॉमन आएगा ही आएगा, क्योंकि 180 का फैक्टर निकाला था ना, 180 का फैक्टर ही तो 15 और 12 आया था। तो जब 15 गया तो 12 बाहर, 15 बाहर तो 12 अंदर रहना चाहिए। देखो आराम से आ जाएगा, आप आराम से करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मेरा x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, x माइनस 15 दूसरे ब्रैकेट में। तो आप कहोगे यदि x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाए तो x बराबर 12 आ जाए, और यदि x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर 15 आ जाएगा। खत्म कहानी बेटा। पहली संख्या x मानी थी, तो अगर मेरी पहली संख्या x होगी तो दूसरी वाली 27 माइनस एक्स मतलब 27 माइनस 12 मतलब 15 होगी। क्या इतनी बात क्लियर? अगर पहली संख्या को 15 लेते हो तो दूसरी संख्या 27 माइनस 15 होगी मतलब 12 होगी। तो डिपेंड करता है कि पहली संख्या क्या ले रहे हो। पहली संख्या अगर ये लेते हो तो 15 आएगी दूसरी वाली, अगर ये लेते हो तो दूसरी वाली 12 आएगी। उम्मीद करता हूं पूरी बातें समझ में आई होंगी। इसके आगे आप लिख लेना कि अगर पहली संख्या 12 ली जाए तो दूसरी संख्या 15 आएगी, इस हिसाब से। अगर पहली संख्या 15 ली जाए तो दूसरी संख्या आएगी 12, इस हिसाब से। क्लियर इतनी बात? उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपको समझा दी हैं, अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं उनको समझिए। तो पढ़िए क्वेश्चन, बताइए कर पा रहे हैं? यस नो में बताते चलिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला ये जा रहा है, दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली मतलब 4 5 6 7 या फिर 12 13 14 15 24 25 26, ये सब क्रम से आती हैं, एक लाइन से आती हैं, राइट। क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं। पूर्णांक का मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये भी याद रखना, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस माइनस दोनों होते हैं। ठीक है, अच्छा तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। भाई देखो दो क्रमागत संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? पहली संख्या अगर मैं कोई भी ले लूं, ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई देखो क्रमागत अगर है तो 14 15 16 17 18 ये सब है ना, ये तो क्रमागत है, आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। क्या खास बात है? खास बात यह पिछली संख्या में जब एक जोड़ा जाए तो अगली संख्या बन जाती है। पिछली संख्या में जब एक जोड़ो तो अगला बन जाएगा, पिछली संख्या में जब एक जोड़ो तो अगला बन जाएगा, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। क्रमागत की खास बात यह है कि पिछली संख्या में एक जोड़ने से अगली संख्या आती है। क्या ये बात समझ में आती है? तो आप ना पिछली वाली संख्या मान लो,
मान लेते पहली संख्या x है अगर, तो दूसरी संख्या बनानी है तो x में 1 ऐड कर देना, दूसरी बन जाएंगी। जैसे ये 14 था, 14 में एक ऐड कर दो तो अगली वाली 15 बन जाएगी। क्या ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आता है? तो मैंने सिर्फ ये आपको समझाया कि पहली संख्या अगर आप मान लेते हैं, मान लो कि पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? तो आएगी x प्लस 1 आएगी। पहली वाली में एक जोड़ने से दूसरी बनती है, अभी अभी प्रैक्टिकली करके दिखाया। फिर इन्होंने ये कहा कि इनके वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। भाई प्रश्नानुसार संख्याओं का वर्गों का योग, तो इसका वर्ग किया, इसका भी वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर किया और जोड़ दिया। ये देखो जोड़ दिया तो आंसर आ गया 365। इक्वेशन बना के दे दी है, करना बाकी है, वो भी दे देते हैं, करके भी दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता। भाई पहले वाली एक्सरसाइज में ना फुल डिटेल में बताए गए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब तक बताया गया पहली वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, पुराना सेशन नहीं देखे हो ना, पिछला वाला सेशन जरूर देखो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। अगर ये एक्सरसाइज में कुछ चीज नहीं आ रही है तो इसका सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि आपने शुरुआत से पढ़ाई नहीं की है, 4.1 से पढ़ाई नहीं की है, 4.2 पे डायरेक्ट आ गए हो। समझ रहे हो? तो ये सेशन देखने के बाद में चाहे देखो, चाहे पहले वो देखो, बाद में ये देखो, पूरा नॉलेज क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा, एक्स स्क्वायर एक जैसे हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये आ गया प्लस का 2x और ये आ गया प्लस का 1, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे माइनस का 65, ये हो गया 0। 2x स्क्वायर ये हो गया 2x और यहां पर जब कैलकुलेट करोगे माइनस का 364 बचेगा। ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई जहां x क्या है, पहली संख्या ली गई है 364। अब देखो एक और चीज है यहां पर, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 कॉमन ले लो, नंबर छोटे हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कॉमन ले लिया है ना, बचा x और यहां से भी जब 2 कॉमन गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 हमने ले लिया बाहर इज इक्वल टू 0। ये 2 को क्या करो, डिवाइड में भेज दो, मल्टीप्लाई में लिखा ब्रैकेट के साथ, उधर डिवाइड में भेजोगे तो आपको पता चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू में जब 0 से डिवाइड होगा आगे तो ये डिवाइड होने के बाद में 0 ही बनाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। क्लियर? अब 182 को फैक्टर करना है क्योंकि यहां तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आ जाएगी। 182 का फैक्टर करो, माइनस करने से 1 आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कर पाओगे। कैसे करना है मैं बताता हूं। 182 वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। अगर मेरे सहारे बैठे हो तो मैं तो करने ही वाला हूं आपके लिए, लेकिन दिक्कत आ जाएगी कि आपके लिए मतलब सीखने में बड़ी दिक्कत आएगी ना। तो देखो फिलहाल मैं करता हूं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 91 जो है 13 के टेबल में आता और किसी के टेबल में नहीं, तो 13 7 91 और 7 भी अपने ही टेबल में आता और किसी के टेबल में नहीं। माइनस करने से एक लाना ना भाई, देखो 2 7 14, 2 7 14 बचा बीच में 13, 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, बस वही वाला फैक्टर हो गया। यहां पे क्या 14 माइनस 1 करने से मेरा आज 14 माइनस 13 करने से 1 आ जाएगा और x माइनस का 182 इज इक्वल टू में 0। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आई होगी। आगे बढ़े, देखिए फिर मेरे पास में, अब इसका कोई काम नहीं ना, इसको हटाओ यहां से। देखो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेना सीखो। x कॉमन गया, x प्लस 14 आया, माइनस 13 कॉमन गया, x प्लस 14 ही आएगा। आप कॉमन लेके देखो, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर की सारी चीजें प्लस हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये माइनस का था तो ये प्लस का बचा, ये भी माइनस का था प्लस का बचा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख गए। एक बार लिख लो इन ब्रैकेट्स को, दूसरे वाले ब्रैकेट में ये ले लो। मैंने बताया था ना ये क्या है, ये है पूर्णांक नंबर। तो भाई निगेटिव आएगा तो भी लेना पड़ेगा, पॉजिटिव आएगा तो भी लेना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या आ रहा है। अगर मैं ये बोलूं यदि x प्लस 14 मेरा 0 होता तो x की वैल्यू माइनस 14 होती, ये भी वैलिड रहेगी क्योंकि पूर्णांक है, संख्याएं क्या है, पूर्णांक हैं। फिर उसके बाद में यदि
x माइनस 13 होता तो x की वैल्यू 13 आती। तो क्या सर दोनों ले लें? क्या इनके बीच में तो बहुत डिफरेंस आ रहा है? ये संख्याएं नहीं आई हैं, ये आई है पहली संख्या अभी खाली। अगर पहली संख्या 14 ले लो तो दूसरी क्या बनेगी बताओ जरा सोच के। तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? फिर मैं यहां पे फिर लिखूंगा अगर पहली संख्या x है और x की वैल्यू -14 ली गई है तो दूसरी संख्या पता है आपको क्या बनेगी? कितनी थी? x + 1 थी, तो बनेगी -14 + 1 मतलब -13। अगर पहली संख्या आप -14 लेते हो तो दूसरी संख्या ये बननी चाहिए। फिर उसके बाद और आगे बढ़ो, अगर पहली संख्या आपने ले ली है 13, x बराबर 13, तो दूसरी जो संख्या होगी मुन्ना, दूसरी संख्या आपकी बनेगी x + 1 मतलब 13 + 1 मतलब 14 लेनी पड़ेगी। ये हिसाब किताब बैठेगा। पहली संख्या -14 तो दूसरी -13 लेनी पड़ेगी, और अगर पहली संख्या आप लेते हो 13 तो दूसरी संख्या 14। क्रमागत थी इसलिए क्रम से आ रही हैं, पूर्णांक थे इसीलिए एक प्लस का एक माइनस का आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था पूर्णांक होते हैं तो माइनस और प्लस में ही आते हैं। संख्याएं पूर्णांक वाली माइनस और प्लस की होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको समझिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। पहले तो ऊंचाई बता दो तब तो आधार हम बता पाएंगे। अच्छा, आधार से 7 कम है। अच्छा, पहले तो आधार बता दो तब तो ऊंचाई बताएंगे भैया, नहीं समझे? अरे भाई आधार से 7 कम हो ना, आधार तो पता चले। आधार अगर 25 हुआ तो 7 कम कर दिया, ऊंचाई आ गई। क्या कहानी समझ में आई? एक जो वो है समकोण त्रिभुज है, कौन सा है? 5वां। एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो आधार कितना है हमें तो नहीं पता। हमें ये बस इतना पता है कि आधार x ले सकते हैं। अगर ये x है तो ऊंचाई जो होगी x - 7 होगी। आधार से 7 कम रखनी पड़ेगी, आधार में 7 माइनस करके रख दी। क्लियर इतनी बात? और क्या बोला गया है यहां पर? बोला जा रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। अगर कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कर्ण आधार लंब क्या होता है। भाई जो सीधा खड़ा हुआ है वो लंब है, जो पड़ा हुआ है वो आधार है, और जो टेढ़ा जा रहा है वो कर्ण है। नाम याद रखना, ठीक है? A B C ये 90 डिग्री। अच्छा, फिर ये सब दे दिया हमने, यहां पे मान लेंगे, माना आधार x है तो ऊंचाई जो आएगी वो x में से 7 माइनस हो जाएगी। क्लियर? ये सब सेंटीमीटर में है। अब बात आती है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन करने के लिए जब भी हमारे पास में समकोण त्रिभुज आ जाए तो इनके साथ में एक नाम बहुत अच्छा जुड़ा होता है, पाइथागोरस का। समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस जरूर पढ़ाया जाता है। वो पाइथागोरस ये बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है मुन्ना, पाइथागोरस प्रमेय से यह बोला जाता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो हमारे आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का इक्वल होगा। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गई होंगी। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना? कर्ण कितना है? 13 है तो 13 का स्क्वायर। आधार कितना है? आधार x है तो x का स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर। बस इक्वेशन बना दी, सॉल्व करना बाकी है। ये हो गया 169, यहां पर आ गया x स्क्वायर। ये मेरे पास में x - 7 का मतलब क्या हो गया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 14 -2ab 14x आ गया। लो खत्म हो गया। फिर उसके बाद में मैं यहां कर देता हूं x स्क्वायर कितना आ गया? 2x स्क्वायर। ये मेरा प्लस का 49 और ये मेरा आ गया 14 माइनस का, मतलब इधर ले लेते हैं। ये 49 लिखा है ना मुन्ना, तो ये 49 हो गया, ये उधर जाएगा माइनस का 169 बराबर 0। 49 माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास में 120। 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस माइनस का 120, जब 40 जोड़ दोगे तो 60 और 9 69 हो जाएगा। क्लियर? ये मेरे पास में ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई। आगे देखो, 2 भी कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लेके उधर भेज दो ताकि डिजिट छोटी हो जाए, कैलकुलेशन में आसानी हो।
2 जीरो में जाएगा तो जीरो से डिवाइड होते ही जीरो बन जाएगा और कुछ नहीं बचा। मेरे पास में इक्वेशन क्या बच जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू में 0। क्या बनता है, कोई है टेबल ऐसा जो मल्टीप्लाई करने से 60 बना दे, माइनस करने से 7 बना दे? है भाई, 12 पंचे 60 मिल गया, 12 और 5 का। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस 5 और ये एक्स माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए 5 आया। ठीक है, अच्छा इसका कोई काम नहीं, अब इसको रफ कर लो। और अब बताओ क्या मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले लूं? तो x कॉमन गया, यहां से x माइनस 12 बचा, यहां से 5 कॉमन गया, x माइनस 12 बचा इज इक्वल टू में 0। x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं है, अगर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो हटा जरूर देना, ठीक है, अमान्य कर देना, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ निगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही ली जाती है। तो हमने ये कहा कि यदि x माइनस 12 अगर मेरा 0 हो जाए तो x की वैल्यू 12 आएगी, जो कि सही है। और यदि x प्लस 5 अगर 0 आ जाए तो x की वैल्यू माइनस 5 आएगी। ये अमान्य बताओगे, क्योंकि लेंथ है, x क्या है, लेंथ है। x जो है इसकी सेंटीमीटर में लेंथ है, तो लेंथ जो होती माइनस में नहीं हो सकती। कोई पटरा अगर है मान लो नापने के लिए, तो क्या पटरा माइनस में जा सकता है लेंथ? अरे पटरा अगर इतना सा भी हुआ ना तो उसकी वैल्यू 0 पॉइंट में आएगी, लेकिन पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं जा सकती। इस वजह से इसकी लेंथ हम निगेटिव वाली अमान्य बोलेंगे। x की वैल्यू 12 आ गई, मतलब से आधार 12 है, 12 माइनस 7 इसकी ऊंचाई मतलब कि 5 है। क्या बातें समझ में आ गई बच्चों? बताओ बच्चा। उम्मीद करता हूं पूरी चीज क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमने खत्म करवा दिया। अब चलेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग, ठीक है। लगभग 1.5 घंटे का क्वेश्चन सेशन बनने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6 पे चलेंगे बच्चा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना, फिर बताना कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में वहां कराया गया था उदाहरण वाला, क्या वो चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई आपकी? ठीक है, अब आपको पूरी तरह से मैं यहां पर समझाऊंगा इसको। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन बताते हैं क्या है हमारे पास में, उसको जरा समझिएगा और बताइएगा कि हमें क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल आपको जो अभी हमने क्वेश्चन वो दिया था ना उदाहरण वाला, उस वही वाला है। जरा आप समझिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, जरा देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। उस वाले क्वेश्चन में क्या करवा रहे थे, खिलौने निर्माण करवा रहे थे, ठीक है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, भाई देखो कोई बर्तन बनाओगे तो कुछ लागत लगेगी कि नहीं। अब उस लागत का रुपया डायरेक्ट नहीं बताया है, कुछ हिसाब किताब लगा के बताया। क्या हिसाब किताब लगा, एक बर्तन की लागत बताई जा रही है, जरा समझो। निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, कितने बर्तन निर्माण किए थे पता नहीं, देखते हैं। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक रखी गई है। एक की जो कीमत आती है ना, एक बर्तन बनाने की कीमत, वो कुछ इस प्रकार से आ रही कि उस दिन में जितने भी बर्तन बने हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक कर देना, तब जाके एक बर्तन की लागत पता चलेगी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित संख्या बताइए कितनी थी और प्रत्येक नग का लागत कितना था, ये बताइए। जरा बात को समझिए। इन्होंने कहा एक बर्तन की जो कीमत है उस दिन बने हुए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मुझे क्या पता उस दिन कितने बर्तन बने थे, यही तो नहीं पता। ये पता चल जाता तो लागत भी पता चल जाती, 2 गुना करते 3 अधिक करते लागत पता चल जाती। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि पूरे दिन में बनाए कितने बर्तन हैं। तो मैंने ये बोला कि माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या जो है x है। एक दिन में अगर x बर्तन बन रहा है, मान ली 10 बनना, 15 बनना, 20 बनना, हमें नहीं पता ना कितने बनना है, हमने कहा x बनना है। अगर एक दिन में x बनना तो एक बर्तन की जो लागत आती है, एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत, तो निर्माण करने में जो लागत लगी है वो उस दिन बने हुए बर्तनों की संख्या का 2 गुना। तो उस दिन कितने बर्तन बने, x बर्तन बने, मतलब इस संख्या का, इस x का 2 गुना से 3 अधिक होता है।
उस दिन बने हुए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक होता है। ये एक बर्तन का निर्माण लागत आ गया। बने कितने बर्तन उस दिन? बने हमारे x बर्तन। आप मुझे ये बताओ, और पूरे दिन में जितने भी बर्तन बने वो कुल लागत जो होगी ना, वो कुल लागत 90 रुपए आती है। कुल लागत कैसे बनाओगे? अब मेरे जो क्वेश्चन है उसको आप एग्जाम्पल से समझो। मान लेते हैं कि भाई एक दिन में जो बर्तन बन रहे थे वो 25 बन रहे थे, 15 बन रहे थे। चलो एक दिन में 15 बर्तन बन रहे थे। एक बर्तन की लागत 10 रुपए आ रही थी। एक बर्तन की लागत 10 रुपए आ रही थी। 15 बर्तन बनाने थे, तो एक बर्तन 10 रुपए का पड़ रहा है, दूसरा बर्तन 10 रुपए का, तीसरा बर्तन 10 रुपए का। मतलब 15 बर्तन बनाओगे तो 10-10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए लग जाएंगे? बहुत सारे बच्चों का आंसर आ जाएगा 15 गुणे 10 कर लो, या 10-10-10 रुपए करके 15 खिलौने जोड़ लो, 15 बर्तन जोड़ लो, मतलब 150 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 रुपए आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? कैसे निकाला? बहुत से बच्चों ने कहा होगा सर एक बर्तन की लागत 10 रुपए है, बना 15 बर्तन रहे हैं तो 15 से गुणा कर लो, टोटल लागत आ गई 150 रुपए। क्या ये बात समझ में? क्या समझे कि अगर एक बर्तन की लागत दी जाए तो एक बर्तन की लागत रख लेना और जितने बर्तन बन रहे हो वो रख लेना, मल्टीप्लाई करके कुल लागत निकाल लेना। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अगर आ गई होगी तो अब ये भी समझ में आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि कुल लागत अगर आपको निकालनी पड़े कि भाई टोटल बर्तन बनाने में टोटल खर्चा कितना आया, तो आप कहोगे एक बर्तन की लागत जितनी रहेगी मल्टीप्लाई, एक बर्तन की लागत मल्टीप्लाई जितने बर्तन बना दिए जाए, बर्तनों की संख्या, बर्तन की संख्या जितने बर्तन बना दो वो। जैसे 10 रुपए एक बर्तन की लागत थी, 15 रुपए 15 बर्तन बनाए थे तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही। फिर क्या कह समझते हैं भाई, यहां पर 10 और 15 का हिसाब नहीं था, यहां पर हिसाब था x में। एक बर्तन की लागत जो है वो है 2x + 3 और बर्तनों की संख्या है x, मतलब बाहर मल्टीप्लाई करा लो x से, बर्तनों की संख्या x थी। कुल लागत क्वेश्चन ने खुद बताई है कि उस दिन बनाए गए बर्तनों की कुल लागत 90 रुपए थी। तो ये जो कुल लागत थी वो 90 रुपए थी। क्या बात क्लियर हो गई? करना क्या है, बस इक्वेशन बन गई। x को यहां मल्टीप्लाई किया 2x², x को 3 से किया 3x = में आ गया 90 आ गया। 90 को उधर ले चलो तो ये एक तरफ 0 बच जाएगा, वो मैंने इस तरफ 0 बचा लिया। -90 = 0। क्या करना चाहिए? बस इक्वेशन सॉल्व करा लो, इसको मिटा दें। अब आराम से इधर देखो और सॉल्व करना शुरू करो इक्वेशन को। 90 को मल्टीप्लाई करो 2 से, आ जाएगा 180। अब 180 आ गया तो 180 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने से 3 आ जाए। क्या है ऐसा कोई गुणा? हाँ बिल्कुल है, मेरे दिमाग में आ चुका है भाई। मैंने पढ़ा था 12 और 15 का गुणा ना 180 देता है, ये मुझे याद था, बहुत बार आता है। 12 और 15 का गुणा सबको याद रहता है कि 12 और 15 का गुणा 180 ही होता है। 15 और 12 का जब डिफरेंस निकालोगे, 15 - 12 करोगे तो आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो 2x² + 3 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 15 - 12 और x - का 15 - का 90 = में 0। 2x² + का 15x - का 12x - का 90 = 0। ये और ये तो आप कहोगे यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 15 है, कोई रिलेशन ही नहीं बनता 2 और 15 का। 2 7 14 होता है, 2 8 16 होता है, 15 तो होता ही नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे। तो ये 15 हो गया, हम छोड़ देते हैं। x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा 2x और प्लस का 15 माइनस का 12 कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा x। अच्छा 12 कॉमन मिल रहा है क्या? 12 के टेबल में 90 आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। तो हमें बनाना क्या है? 2x बनाना है ना, तो यहाँ 6 कॉमन ले लो, 6 दूनी 12 बचेगा, मतलब 2 बच जाएगा। तो 6 कॉमन लेने से आ जाओ 15। 6 के टेबल में 90 आता है, 15 6 का 90 होता है। देखो माइनस भी कॉमन लिया, 6 भी कॉमन लिया, 2x बच गया, यहाँ से बच गया प्लस का 15 = में 0। देखो एक ब्रैकेट बन गए दोनों, इन्हीं को एक बार लिख लो। 2x + का 15 और x - का 6 = 0। और जरा बातों को समझो, x क्या था? x था उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या। इन्होंने हमसे कहा था उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, ये बताओ। तो यदि x - 6 = 0 तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, जो कि सही आ रही है। और ये वाली दिख रही है साफ साफ
2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू माइनस का 15 और x की वैल्यू माइनस का 15 बटा 2। तो ये तो निगेटिव आ रही, इसका मतलब ये अमान्य है। खत्म हो गई बात। उम्मीद करता हूं पूरी चीजें समझ में आ गई, क्लियर। x की वैल्यू 6 आई है, मतलब उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी? 6 थी। और एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी थी? तो 2 छंग 12 प्लस 3 मतलब कि 15 आंसर आएगा। खत्म हो गया बच्चा। क्लियर हो गई हो बातें तो बताओ, समझ में आई हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना सेशन को। आज के सेशन के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। सेशन का टाइम जो है काफी लंबा हो चुका है, 1.5 घंटे के लगभग सेशन बन चुका है। लेकिन खुशी इस बात की है कि प्रश्नावली 4.2 हमारी आज पूरी तरह से खत्म हो गई। आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा, इसको सजेशन करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आप हमारे साथ कैसा फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज का सेशन लगा कैसा, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, सब चीजें आप बता सकते हो। कोई चीज कमी लगी हो तो बताइए, अगले सेशन में उसे इंप्रूव किया जाएगा। अदरवाइज हमारे हिसाब से हमने पूरी जान लगा दी है, पूरी एनर्जी लगा दी है आपको ये सिखाने में कि द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व की जाती है। ओके फ्रेंड्स, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया, आपके कोई भी सोशल मीडिया आप चला रहे हो, सारे सोशल मीडिया पे ए स्क्वायर अकेडमी अवेलेबल है। आप कहीं भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर तो आप जरूर ही करिए, ताकि आपके काम की चीज़ है वहाँ पर। आपको कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम करता है तो आप वहाँ फोटो भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और जाते जाते ये भी बोलूँगा कि जितने भी लोग नए जुड़े हैं ना आज के सेशन में मेरे साथ में, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि आने वाला सॉल्यूशंस भी आपको इसी तरह से मिल सके। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन उसी के थ्रू मिलेगा, शुरुआत में ही बताया था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।